अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के। ठीक है, यानी एक एटम इन तीनों से मिलके बनता है। तो इसका मतलब है कि एटम का भी कोई ख़ास, उसकी भी कोई ख़ास शेप होगी, कोई ख़ास स्ट्रक्चर होगा ना। ठीक है, किस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे अटैच हुए होंगे एक दूसरे के साथ, किस तरह एक एटम का स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक, तो एटम का जो प्रॉपर शेप है, एटम का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, फिर उसको डिस्कवर करने की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज हुए हैं एक दूसरे के साथ और एटम बना रहे हैं, ये डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, जिनमें से जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम एक थ्योरी की फॉर्म में पढ़ चुके हैं ना, प्लम्स पुडिंग थ्योरी। ठीक है, इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ी है प्लम्स पुडिंग थ्योरी, जिसमें क्या डिस्क्राइब हुआ था कि एटम क्या है, एक सॉलिड किस्म की प्लेट है। यानी ये सारी प्लेट किससे बनी हुई है, प्रोटॉन से बनी हुई है पूरी प्लेट। ठीक है, सॉलिड प्लेट है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि पूरा का पूरा प्रोटॉन से बना हुआ है। ठीक, लेकिन उसके अंदर कहीं कहीं पे स्मॉल नेगेटिव चार्जेस भी हैं, कहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये क्या था, प्लम्स पुडिंग थ्योरी थी। तो ये भी एटम की एक पिक्चर ही थी ना, जो कि बाद लेटर ऑन वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी। उस टाइम तक तो ये समझा जाता था कि प्लम्स पुडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम कुछ इस तरह का है कि उसके अंदर वो पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, और उसके ऊपर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज भी स्टिक हुआ हुआ है। ठीक है, तो जो इसके बाद प्लम्स पुडिंग थ्योरी के बाद जो एक एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था, वो था रदरफोर्ड ने डिस्क्राइब किया था। रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे गोल्ड फॉइल के साथ, जिनको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, जिसके रिजल्ट्स की फॉर्म में, जो उसने ऑब्जर्वेशंस की थी, उससे फिर उसने कुछ रिजल्ट्स कंडक्ट किए थे, और उन रिजल्ट्स की बेसिस पे उसने क्या डिस्क्राइब किया था कि एटम की पिक्चर कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंज हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इसने एक बहुत थिन सी, बहुत पतली सी गोल्ड की फॉइल ली थी। ठीक है, गोल्ड का पेपर लिया था इसने। ठीक, तो अब सपोज ये करो, वो गोल्ड का पेपर है ना, गोल्ड की एक शीट है, तो उसके अंदर एटम्स तो होंगे। ठीक है, तो सपोज ये उसके एटम्स इस तरह से अरेंज हुए हुए थे। ठीक, उस टाइम तो हमें नहीं पता था एटम्स कैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि ऐसे वो शीट थी। ठीक है, उसमें इस तरह बॉल शेप में एटम्स अरेंज हुए हुए थे। ठीक है, अब उसने किया क्या था, जैसे हमने लास्ट टाइम अल्फा पार्टिकल्स देखे हैं ना, हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, उनकी बम्बार्डमेंट की थी बेरिलियम के ऊपर। ठीक, इस तरह से देखा था ना। तो इसी तरह हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, वही अल्फा पार्टिकल इसने फॉल कराए थे गोल्ड की थिन सी शीट के ऊपर। ठीक है, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। और उसके बाद यहाँ पे कहीं इसने एक स्क्रीन लगाई थी, जिसपे इसने देखना था कि वो जो पार्टिकल्स इस फॉइल में से पास हुए या नहीं। ठीक है, तो वो इस स्क्रीन के थ्रू डिटेक्ट करना था कि वो जो पार्टिकल्स इसने फॉल कराए हैं गोल्ड के ऊपर, तो वो इस शीट में से पास भी हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो ये है अल्फा पार्टिकल। मैं इसको प्लस प्लस, ठीक है। अब ये हाई स्पीड में इस गोल्ड फॉइल के साथ जाके टकराएंगे। सही, तो हुआ क्या, इस स्क्रीन पे जब उसने रिजल्ट्स देखे, तो यहाँ पे उसको ये शो हुआ कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे ही गुजर के स्ट्रेट पास होके इस फॉइल में से स्ट्रेट पास होके यहाँ आके स्क्रीन के ऊपर डिटेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट पास होने का क्या मतलब है, किसी चीज़ में से कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट पास हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ कहीं कुछ था ही नहीं ना, जिसमें से वो टकराया ही नहीं, वो स्ट्रेट पास हो गया, कोई उसके रास्ते में आया ही नहीं, वहाँ पे स्पेस थी, एम्प्टी। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया। ठीक, एक तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये हो गई कि मोस्ट पार्टिकल्स वर
पास्ड एज इट इज, ठीक है। सेकेंडली उसने ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर तो इस तरह से इस तरह से पास हो गए, ठीक है। सेकेंडली उसने ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ बहुत थोड़े से पार्टिकल ऐसे थे जो स्ट्रेट पास नहीं हुए, पास तो हुए, स्ट्रेट पास नहीं हुए। कुछ ऐसे थे ना जो ऐसे जाते जाते ना थोड़े से ऐसे बेंड हो गए, ठीक है, अपने पाथ से थोड़े से ऐसे बेंड हो गए, ठीक है। इसका मतलब है वो वहाँ कहीं किसी से टकराए होंगे, है ना, ठीक। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उस एटम के अंदर, गोल्ड के एटम्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, तो वो भी स्ट्रेट पास होते, ऐसे बेंड तो ना होते, किसी ने तो उनको बेंड किया है, ठीक है। तो some were deflected at a small angle, ये हो गई उसकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बहुत थोड़े से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, उनका पाथ थोड़ा सा चेंज हुआ, लगा जैसे कि वो किसी से टकरा के थोड़े से बेंड हो गए हैं, ठीक है, सही। लेकिन वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स। इसका क्या मतलब है, बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो कि बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। यानी वो किसी ऐसी चीज़ से टकराए हैं जिसकी वजह से उनका जो पाथ है वो अच्छा खासा बेंड हो गया, ठीक है, बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन ऐसे बहुत कम पार्टिकल थे, ठीक। लेकिन उनसे भी बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो कि किसी चीज़ से टकरा के कंप्लीटली बाउंस बैक हुए हैं, पास ही नहीं हुए आगे, ठीक है। यहाँ कहीं स्क्रीन पे डिटेक्ट ही नहीं हुआ ये वाला पार्टिकल, इसका मतलब है ये हाँ पास ही नहीं हुआ, ये मुड़ गया वापस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें पता चली। जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे द गोल्ड फॉइल, ये क्या है, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है, सही। ये क्या है, द स्क्रीन है जो डिटेक्ट कर रही है अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे कितने पास हुए, ठीक है। और ये क्या है, दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, सही, ठीक। और इसको भी साथ लेवल करना है आपने। ये क्या है, स्मॉल डिफ्लेक्शन, इस एक्सपेरिमेंट में ये वाला आपने डायग्राम जरूर बनाना है। ये क्या है, लार्ज डिफ्लेक्शन, और ये क्या था, द बाउंस बैक। बाउंस बैक का क्या मतलब है, जैसे आप टेनिस बॉल को यूं वॉल पे हिट करते हो तो वो क्या होता है, क्या वो वॉल को क्रॉस कर देती है या वो स्ट्रेट फर्श पे गिर जाती है, नहीं, वो उसी एंगल से वापस आपकी तरफ आती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वो वॉल इतनी सॉलिड थी कि उसने बॉल को वापस रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका यही मतलब है, हम आगे जाके दिखेंगे, ठीक है। तो ये थी ऑब्जर्वेशन, ये था एक्सपेरिमेंट, ठीक। Rutherford bombarded alpha particles on the thin foil of the gold, ठीक। He observed the results on a photographic screen, ठीक है। उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ठीक है। He observed that most of the alpha particle were most of the alpha particle passed through the foil undeflected, बहुत सारे पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट लाइन में पास कर गए। इसका मतलब है जो फॉइल के अंदर एटम्स थे ना उनके अंदर बहुत सारी स्पेस खाली है, ठीक है। ये भी हम आगे जाके देखते हैं, ठीक। सेकंड उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत थोड़े से पार्टिकल ऐसे थे जो कि थोड़ा उनका जो एंगल है, जो उनका पाथ है ना, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ हुआ था, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, बेंड हुआ हुआ था, ठीक है। तो यानी वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, ठीक। थर्डली इसका मतलब किसी से टकराए होंगे, ठीक। थर्डली उसने देखा था कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट वेरी लार्ज एंगल, कुछ बहुत ही कम पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद उसने और क्या देखा था, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स, और उनमें से भी बहुत ही कम, सबसे कम पार्टिकल्स क्या थे, वो बाउंस बैक हुए। ये तीन काम हुए थे वहाँ, चार काम, सॉरी। स्ट्रेट पास होना, ठीक है, इसका मतलब है कहीं खाली जगह थी। उसके बाद स्मॉल एंड लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्शन, यानी कुछ था जिससे वो टकराए हैं, ठीक है। बाउंस बैक,
कुछ है जो बहुत हार्ड है जिसने उसको बाउंस बैक ही कर दिया, ठीक। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रदरफोर्ड ने उन सारे इन्फॉर्मेशन को, इन सारी कंक्लूजन्स को रिजल्ट्स की फॉर्म में कंपाइल करके हमें बताया। अब मैं आपकी वो वाले बुक से रिजल्ट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। पेज 32 मैं रिजल्ट्स रीड कर रही हूँ। रिजल्ट्स क्या थे, एक तो ये था सबसे पहला, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स तो स्ट्रेट ही पास कर गए थे, ठीक है, ज़्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट पास गए। इसका मतलब है कि जो भी एटम है, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं ना अल्फा पार्टिकल, तो जो एटम होगा ना उसके अंदर बहुत सारी स्पेस क्या थी, खाली, ठीक है। Therefore most of the volume of occupied by an atom is empty, यानी एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड, the deflection of a few particles proved that there is a center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom। जो कुछ ज़्यादातर तो स्ट्रेट पास हुए, लेकिन जो भी डिफ्लेक्ट हुए ना, जिनका भी एंगल, किसी एंगल पे वो बेंड हुए, ठीक है, स्मॉल या लार्ज डिफ्लेक्शन जैसी भी हुई, जब वो डिफ्लेक्ट हुए इसका मतलब है कि एटम के सेंटर में कुछ ऐसा था जिससे वो टकराए होंगे या जिससे वो रिपेल हुए होंगे, ठीक है। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शोड दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से इसके माइंड में आया, यहाँ कहीं हमने इधर से कहाँ से पता चल रहा है कि पॉजिटिव होगा। सपोज अगर वो नेगेटिव होता, ठीक है, सपोज अगर वो नेगेटिव होता तो क्या था, ये पॉजिटिव है, यहाँ सेंटर में नेगेटिव चार्ज था, तो ये उसके साथ जाके स्टिक ना कर जाता, ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक है। तो वो जो ऐसे आउटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रही थी ना, वो डिफ्लेक्शन ही ये शो कर रही थी कि सेंटर में कुछ है जो इसको रिपेल करता है, ठीक है, जो इसको पुश करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज था तभी उसने इसको रिपेल किया होगा, पुश किया होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पुश करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन, सेकंड पॉइंट से हमें क्या पता चला कि डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शोड दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। एटम के सेंटर में एक मैस है, एक एरिया है जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस लोकेटेड हैं, ठीक है, और उसको नाम क्या दे दिया इसने, द न्यूक्लियस। क्या कह दिया रदरफोर्ड ने कि वो जो सेंटर है ना पॉजिटिव चार्जेस का, वो असल में न्यूक्लियस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट से हमें ये भी पता चल गया, ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। ये जो कुछ पार्टिकल रीबाउंस हुए थे ना, तो इससे समझ आती है वो जो टेनिस बॉल और वॉल की एग्जांपल है कि टेनिस बॉल इतनी स्मॉल थी, वॉल इतनी हार्ड है कि वो उसको पास नहीं होने देगी, कम्प्लीटली बाउंस बैक कर रही है, ठीक है, हिट बैक करती है उसको, ठीक। तो इसी तरह अल्फा पार्टिकल अगर किसी से टकरा के रीबाउंस हुए हैं ना, तो इससे क्या शो हो रहा है, दैट न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस, ठीक है, बहुत हार्ड है न्यूक्लियस, ठीक है, सही, ये भी हो गया। फोर्थ पॉइंट है, सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, क्योंकि टोटल में से बहुत थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, तो इससे समझ क्या आता है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा सा एरिया है, ये अगर पूरा एटम है ना तो इसमें से न्यूक्लियस बहुत स्मॉल से साइज का है, ठीक, इसीलिए तो थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, ज़्यादातर पार्टिकल पास आउट हो गए हैं, ठीक है। फिफ्थ, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये तो हमें पता चल गया कि जो सेंटर है ना वहाँ पे जस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हार्ड, वहाँ पे ज़्यादातर मैस है, ठीक है, हार्ड है, डेंस है, वहाँ पे ज़्यादातर मैस है, और मैस किस वजह से होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ठीक है, वो हैवी थे ना, तो वो सारे न्यूक्लियस में हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, सही, ठीक है। 6 पॉइंट, एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, यानी ओवरऑल एक एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो हैं, तो न्यूट्रल कैसे हुआ, आगे रीड करते हैं। Therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। चूँकि हम ये देखते हैं कि ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल है,
एटम के ऊपर तो कोई चार्ज अपीयर नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो लेकिन उसके अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा कि इससे शो ये होता है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने नेगेटिव चार्जेस, दोनों कैंसिल आउट, ठीक है, सही। पॉइंट नंबर 7, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस बहुत हार्ड था, बहुत डेंस था, इसका मतलब है उसके अंदर एटम का सारा मैस वहाँ पे रहता होगा, ठीक है। वरना यहाँ कहीं से भी तो डिफ्लेक्शन होती, यहाँ कहीं से भी तो रिबाउंस होता, ठीक। तो इसका मतलब है जितने भी हैवी पार्टिकल्स थे, यानी न्यूट्रॉन था एक हैवी, प्रोटॉन था हैवी, ठीक है। वो कितने हैवी थे, वो इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हैवी थे, ठीक है। तो वो सब सेंटर में है, सही। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, तो न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, दे ऑल आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक। तो वो न्यूक्लियॉन नहीं है, ठीक। तो ये एक पिक्चर समझ में आ गई ना इलेक्ट्रॉन की। तो ये बिल्कुल प्रिमिटिव पिक्चर थी, हम और देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ तक आपने याद करना है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये।